जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जैसा कि हम सब ने देखा, इजराइल और ईरान का युद्ध स्टार्ट हुआ। उसके बाद उसमें यूएसए भी आ जाता है, इंटरफेयर करता है, यूएसए अटैक करता है ईरान के ऊपर और फिर यूएसए सडनली क्या कर देता है, सीज फायर कर देता है अटैक करने के बाद। तो हम देखेंगे कि जो वेस्ट एशिया है, जो पूरे गल्फ नेशन है, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ गए हैं और क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, जो पूरा गल्फ नेशन है वहाँ पे अभी, जहाँ पे ईरान और इजराइल दोनों पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन ईरान के जो न्यूक्लियर बेसिस थे उनको क्या कर दिया है इजराइल ने और यूएसए ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके न्यूक्लियर जो कैपेसिटी बनने वाली थी उसको खत्म कर दिया है। तो क्या चेंज आएंगे, मतलब किस तरीके से वेस्ट एशिया फिर से रीसेट हो रहा है। और जो रशिया और चाइना, जो कि बहुत अच्छे सपोर्टर थे, अलाई थे ईरान के, लेकिन वो इस वॉर में क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने सपोर्ट नहीं किया ईरान का, उसके पीछे क्या कारण था, वो क्यों चुप बैठे रहे या फिर वो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखते हैं कि अभी क्या हुआ। यूएस और इजराइल ने बॉम्बिंग की, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। उसके वहाँ के न्यूक्लियर बेस जो थे, जो भी उसकी मिलिट्री बेसिस थे, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, वहाँ पे क्या किया है, अटैक किया है और उसको एक तरीके से कमजोर बना दिया है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन, वहीं अगर हम देखें, डायनामिक रोल ऑफ एक्सटर्नल पावर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ डी एस्केलेशन इन हिस्टोरिकली वेरिटिकल सिचुएशन मेकिंग अ पॉलिटिकल रिसेट। देखो, मतलब यहाँ पे सिचुएशन कैसी बन रही, डी एस्केलेशन मतलब ठीक हो रही है। जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, क्या हो रहे हैं, थोड़े थोड़े ठीक होने की बात चल रही है। तो क्या ये अच्छे रहेंगे या फिर खराब रहेंगे, मतलब इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या कोई निगेटिव इम्पैक्ट होगा। मतलब अगर ये वॉर रुक जाती है, वैसे तो वॉर रुकना अच्छी बात है, लेकिन देखिए अगर यहाँ पे अभी जो ईरान न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था, यहाँ पे इसके सारे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो पूरे वेस्ट एशिया में कौन है, सिर्फ इजराइल है जिसके पास क्या है, ओनली इजराइल है जिसके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इजराइल ही क्या बन गया यहाँ पे सबसे बड़ा पावरफुल नेशन। अगर हम कोई देखे तो वो कौन बन गया, इजराइल, क्योंकि ईरान जो बनने वाला था, बन रहा था, उसको इन्होंने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देखिए यहाँ पे और क्या क्या चेंजेस हुए। देखिए, चेंजिंग पावर बैलेंस इन वेस्ट एशिया को, ईरान का न्यूक्लियर पावर जो एक इनइफेक्टिव प्रूवन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सबको क्या लगा कि अब कौन पावरफुल है, यहाँ पे इजराइल है। इनफैक्ट इजराइल एमर्जेस एज द सोल डोमिनेंट न्यूक्लियर पावर इन द रीजन। और इजराइल का सपोर्टर कौन है, यूएसए। को इजराइल यहाँ पे पावरफुल है, इजराइल का सपोर्टर है यूएसए। यूएसए के भी अराउंड 40,000 ट्रूप्स जो है वो इस रीजन में है, नॉट ओनली इन इजराइल और ईरान, बट इस गल्फ वाले रीजन में, वेस्ट एशिया वाले रीजन में है। तो 40,000 ट्रूप्स स्टेशन है, जो लैंड, सी और एयर में क्या करते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे क्या है उसकी लोकेटेड है वहाँ की ट्रूप्स। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर है, मतलब जैसे क्या हो रहा था, यहाँ पे रशिया और चाइना ईरान की हेल्प से वहाँ पे थोड़ी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये यूएसए को पता है कि अगर इनकी प्रेजेंस यहाँ बढ़ती है तो मतलब ऑब्वियसली रशिया और चाइना, सॉरी यूएसए चाइना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडवर्सरीज है। रशिया और यूएसए ये भी एक तरीके से एडवर्सरी है, दोनों की बनती नहीं है, तो उन दोनों को यहाँ पे आना नहीं दे सकते वो। इसीलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डेटरेंस क्रिएट किया है यूएसए और इजराइल ने। यहाँ पे इस रीजन में और किसी को नहीं आने देना चाहते वो, यहाँ पे कोई और प्रेजेंस बनाए, ये उन दोनों को पसंद नहीं है। तो इजराइल और यूएसए ने मिलकर इसलिए अटैक किया उस जगह पे। तो लैंड, सी और एयर के थ्रू यूएसए भी प्रेजेंट है, इजराइल भी प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस पूरे रीजन में इनकी प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखो, गल्फ स्टेट शिफ्टिंग पोजीशन, देखो गल्फ कंट्रीज जो कि एक टाइम पे डरती थी, मतलब जो ईरान के मतलब एलाइज है, जैसे कि उसके कुछ ग्रुप से, उसके जो सबऑर्डिनेट से, हिजबुल्लाह हो गया, हूतीस हो गया, उसके बाद हमास हो गया, तो इनसे भी डरते थे कौन, अरब नेशंस, मतलब गल्फ नेशंस के कुछ लोग। जितना इजराइल से डरते थे उतना ही उनका भी क्या था, वहाँ पे पावर थी। लेकिन अभी जो हो गया है कि इजराइल ने अटैक कर दिया, उसके बाद ये जो है सारी नेशंस, गल्फ कंट्रीज जो है, ये क्या हो गए हैं, नाउ सी ईरान इजराइल राइवलरी इज द मेन रीजनल थ्रेट। मतलब अभी जो ईरान इजराइल का राइवलरी है, सबसे बड़ा रीजन का थ्रेट इनके लिए बन गया है। दे हैव इंक्रीजिंगली अलाइंड विद इजराइल, किसके साथ अलाइ हो गए हैं अभी ये, इजराइल के साथ, काय के लिए, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, एंड डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ईरान प्रोक्सीज। मतलब अभी जिससे डरते थे उससे, उनसे तो अलग हो गए, किसके सपोर्ट में हो गए, इजराइल के। हिजबुल्लाह, हमास, इन ग्रुप से क्या होते जा रहे हैं, थोड़े अलग हो रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। वेल्ड इन एक्शन बाय अदर पावर, जैसे रशिया और चाइना, ये क्या है, काफी अच्छे फ्रेंड है, काफी अच्छे अलाय है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनकी ईरान के साथ। रिमेन साइलेंट स्पेक्टेटर्स, लेकिन ये सिर्फ साइलेंस के साथ बस देखते रहे, मतलब ना कोई इन्होंने एक्शन लिया वहाँ पे, ना सपोर्ट किया उसको डायरेक्टली, बस चुपचाप इस पूरी चीज को होते हुए, पूरी वॉर को होते हुए देखते रहे। तो क्या रीजन रहा होगा इसका, मतलब डायरेक्ट
रशिया और जो चाइना है, इन्होंने सोचा डायरेक्ट हम वॉर में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि अगर वो वॉर में आते हैं तो उधर से यूएसए, इधर से रशिया चाइना, एक तरीके से बहुत बड़ी वॉर क्रिएट हो जाएगी अगर रशिया और चाइना आ जाते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने सोचा कि हम साइलेंट ही रहते, यही बेहतर रहेगा, वरना इनकी दुश्मनी फिर यूएसए से, इजराइल से क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी। यूरोपियन पावर्स हैव मेंटेन्ड अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस ऑफरिंग नो डिसिसिव रोल, मतलब उन्होंने भी, यूरोपियन पावर्स ने भी कोई अच्छा एक्शन नहीं लिया, एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन ही लिया वहाँ पे। देखो यूएस और इजराइल की बॉम्बिंग का क्या असर हुआ, ये एक तरीके से एक मैसेज था काई का, डेटरेंस का अगेंस्ट ईरान पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रोक्सीज, मतलब जो ईरान की जो धीरे धीरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, मतलब वहाँ के जो लीडर है अभी वो जो बातें करते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, उसके अलावा ईरान के जो प्रोक्सी से, जो उसके सपोर्टर्स है, तो ये जो पावर में आ रहे थे, मतलब धीरे धीरे इनकी पावर इंक्रीज हो रही थी, तो उसको एक तरीके से चुनौती थी या फिर उसको एक डराना था यूएसए की तरफ से कि हम, अगर आप इस रीजन में, मतलब गल्फ रीजन में इंक्रीज होते हैं तो हम आपसे पावरफुल है, मतलब हम अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर। एक तरीके से डर बिठाना उन लोगों के अंदर कि हमारे पास आपसे ज़्यादा पावर है और हम अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर। देखो यूएस का सीज फायर, अब ये क्या था कि यूएस ने अचानक एक दिन अटैक किया और नेक्स्ट डे सीज फायर कर देता है, मतलब वॉर को रोक देता है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी होगी यूएसए की? देखो सीज फायर, अटैक करके सीज फायर करना, मतलब वो कहना चाहता है कि हम वो तो लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन डराना चाहता था, मतलब एक तरीके से वो जो डोमिनेंस है वो किसका रहेगा यहाँ पे, यूएसए का ही रहेगा। ऑफर अल्टर द बॉम्बिंग सजेस्ट अ डिजायर टू स्टेबलाइज द रीजन, मतलब वो चाहता है कि रीजन को स्टेबलाइज करना चाहता है। वाइल असर्टिंग डोमिनेंस, मतलब अपना डोमिनेंस जो है वो बना के रखेगा, लेकिन स्टेबिलिटी चाहता है वो, मतलब ऐसा भी नहीं कि उससे, मतलब जैसे ईरान से डर के यूएसए चुप बैठ गया हो, मतलब उसने बता दिया कि मैं अटैक कर सकता हूँ और मैंने किया, लेकिन मैं चाहता हूँ सीज फायर, सब जगह क्या बनी रहे, शांति बनी रहे। ईरान एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल, ईरान के लिए क्या हो गया, एक तरीके से ये एग्जिस्टेंस का क्राइसिस हो गया, मतलब उसकी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट तो था ही सही, और साथ में सर्वाइवल बेस्ड था, मतलब कि ईरान का जो लीडर है, ईरान का जो सर्वाइवल है, क्या हो गया है अब यहाँ पे, मुश्किल हो गया है। कि अगर आप देखिए तो जैसे इसके पहले भी इराक, सीरिया, लीबिया, इनमें क्या हुआ था, ऐसी सिचुएशन आई थी, लेकिन वहाँ पे अल्टरनेट था उनके पास कि अगर ये लीडर हटता है, ये जो अभी रिजिम जो है जिसकी, वो अगर जाती है तो नेक्स्ट उनके पास अल्टरनेटिव था। लेकिन ईरान में अभी ऐसी सिचुएशन है कि इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट जाती है, या अगर मतलब जो भी लीडर है खेमेनी, तो अगर वो हटते हैं तो उसके बाद कोई और वहाँ पे आने के लिए कोई नहीं है उनके पास अभी, मतलब लीडरशिप जो है अयातुल्लाह खामेनी व्यूज द सिचुएशन इज नॉन नेगोशिएबल येट मिलिट्री कंपोनेंट, मतलब उन्होंने नॉन नेगोशिएबल समझा, इसीलिए वहाँ पे अटैक उन्होंने भी किए, कतर के ऊपर अटैक किया जैसे एक तरीके से। तो ईरान का कतर के ऊपर अटैक करना, वो कतर की सोवरेनिटी के लिए क्या है, उसकी सोवरेनिटी को अफेक्ट कर रहा है। अगर उसकी सोवरेनिटी को अफेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से चांसेस है यहाँ पे कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि रीजनल क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। इवन अगर ईरान इन रिटेलिएशन, अगर ईरान ने जिस तरीके से बोला कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, तो अगर ईरान क्लोज कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो भी वहाँ पे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, ईरान के कई सारे दुश्मन बन जाएंगे, ग्लोबल ऑयल सप्लाई को अफेक्ट करेगा, मतलब उसके कई सारे निगेटिव इफेक्ट्स अगर ईरान इसको बंद कर देता है। देखो इस रीजन में क्या इम्पेक्ट हुआ, अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो यूएस एंड इजरायली अग्रेशन ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डीस्टेबलाइजेशन ला सकते हैं, जैसे पहले भी हुआ था, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पे मतलब पूरा जो रीजन है क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी वहाँ की खत्म हो जाएगी, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म आ सकता है वहाँ पे, जैसे कंट्रीज इराक और लीबिया में हुआ वैसा हो सकता है। इवन अगर कोई गवर्नमेंट नहीं रहती है तो आईसिस, अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं, और ये क्या करेंगे, और ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगे उस रीजन को। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एंड और देखिए एक और, अगर ईरान जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो क्या करेगा, अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो क्या करेगा, एक तो एनपीटी से बाहर निकलने की बात करता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उससे बाहर निकलने का बोलता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का बोलता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दूंगा। तो ये सब पूरे वर्ल्ड के लिए और दूसरे नेशंस के लिए, गल्फ नेशंस के लिए खतरनाक है अगर ईरान इनमें से बाहर निकलता है, इसको बंद करता है। उसके बाद अगर इजराइल अगर पावरफुल बन जाता है, मतलब अगर इस रीजन में
इजराइल पावरफुल बन जाता है, तो क्या होगा, जो इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इजराइल क्या कर लेगा, वो जो रीजन है उसको भी एनेक्स कर लेगा, मतलब गाजा वाला रीजन, वेस्ट बैंक वाला रीजन को क्या कर लेगा, एनेक्स कर लेगा। मतलब वहाँ के जो मतलब कम्युनिटी है उनको वहाँ पे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। पैलेस्टाइन अपनी मतलब इजराइल जो है अपना रूल कर लेगा वहाँ पे एस्टेब्लिश। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू जो है अनेक्स करेंगे गाजा एंड द वेस्ट बैंक, रिमेन्स अ कोर इशू, मतलब कर सकते हैं, ये भी एक इशू बना हुआ है। इक्वल राइट्स फॉर पैलेस्टीनियन आर सीन एज एसेंशियल फॉर लास्टिंग पीस। पर देखिए अगर हमें लॉन्ग टाइम तक अगर पीस चाहिए तो इनके राइट्स मिलने चाहिए इनको, वरना फिर से वही वॉर स्टार्ट होगी, इजराइल और पैलेस्टाइन। अगर इजराइल आएगा फिर पैलेस्टाइन उससे लड़ाई करेंगे, मतलब ये वॉर फिर वापस वही, ये कॉन्फ्लिक्ट फिर बंद नहीं होंगे, मतलब ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, देखो अरब स्टेट्स और इजराइल में प्रायोरिटाइज म्यूचुअल सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी ओवर ओल्डर आइडियोलॉजिकल डिवाइड। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, कि बाकी अरब स्टेट्स जो है और इजराइल जो है इनको म्यूचुअल सर्वाइवल पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब पैलेस्टाइन को क्या कर ले, अनेक्स कर ले वहाँ पे, फिर वापस से सर्वाइवल की प्रॉब्लम होगी, वापस पैलेस्टीनियन के साथ वही होगा जो पहले हो रहा था। तो इनको म्यूचुअल सर्वाइवल पे फोकस करना चाहिए, सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए, न कि पुरानी जो आइडियोलॉजिकल अभी तक चलते आ रहा था डिवीजन, जो उनकी आइडियोलॉजी थी कि हम ज्यूज यहाँ पे रूल करेंगे या फिर अरब नेशंस करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी करेगी, ये सब चीज़ों को खत्म करके सबके सर्वाइवल पे फोकस करना चाहिए। इवन जिस तरीके से IMEC कॉरिडोर की बात हुई थी G20 में 2023 में, ये भी एक अच्छा स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव है वहाँ की स्टेबिलिटी लाने के लिए। क्योंकि देखिए अगर हमें स्टेबिलिटी लाना है किसी रीजन में तो सबसे अच्छा उसका सोल्यूशन होता है उस जगह पे ट्रेड इंक्रीज कर दो, ट्रेड या फिर कुछ ना कुछ फायदा। अगर उस जगह पे ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, सारे नेशंस कनेक्टेड एक दूसरे से ट्रेड के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सबका एक दूसरे के साथ फायदा जुड़ा हुआ है। तो अगर ट्रेड इंक्रीज होता जाता है किसी रीजन में किसी पर्पज से, तो वो क्या होगा, वहाँ पे लड़ाइयाँ कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि उस रीजन में ट्रेड इंक्रीज कर देना है। तो IMEC कॉरिडोर जो हमने बात की थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट कैन बी द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर दिस सिचुएशन। देखिए अगर हम इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया ने ट्रेडिशनली मतलब हमेशा से इंडिया ने अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा है किसी भी वॉर में, कहीं पे भी वॉर हुई हो। तो इंडिया ने यहाँ पे भी क्या रखा है, इजराइल ईरान गल्फ नेशन के साथ अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा है और स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के रखता है वो किसके बीच में, दोनों नेशन के बीच में। क्योंकि इंडिया का दोनों तरफ से क्या है, मतलब दोनों को बैलेंस करना इंडिया के लिए जरूरी है। इजराइल के लिए भी क्योंकि इजराइल के ऊपर अपने डिफेंस की कई सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंट है। वहीं ईरान की बात करें तो एनर्जी के लिए, उसके बाद चाबहार पोर्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं जो कि हम यूरोप से कनेक्ट करने के लिए, अफगानिस्तान से कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी क्या है, ये जरूरी है। तो इन दोनों के साथ बैलेंस बनाना, साथ में USA के साथ भी बैलेंस बनाना, क्योंकि इंडिया USA के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता इतना कि डायरेक्ट वॉर में आ जाए या फिर किसी एक को सपोर्ट कर दे। तो इंडिया का स्टैंड हमेशा से न्यूट्रल रहा है। देखिए स्ट्रेटेजिक रीसेट इन वेस्ट एशिया में ओपन द डोर टू डी एस्केलेशन एंड रीजनल कोऑपरेशन। देखो ये जो हम रीसेट हो रहा है, मतलब वेस्ट एशिया में जो पावर चेंज हो रही है, मतलब ईरान जो आगे था अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है और इजराइल ऊपर आ रहा है, तो ये जो हो रहा है ये अच्छा हो सकता है, डी एस्केलेशन हो सकता है, रीजनल कोऑपरेशन हो सकता है। कब, जब क्या हो, ओनली ड्रिवन बाय रेशनल डिप्लोमेसी एंड इक्वल राइट्स, मतलब रेशनल डिप्लोमेसी और इक्वल राइट्स के साथ अगर किया है तभी, वरना तो क्या हो सकता है कि जो रीसेट हो रहा है यहाँ पे, इजराइल अगर पावरफुल बन जाता है और इजराइल अपनी मनमानी चलाने लग जाए, यहाँ पे अपना रूल करने लग जाए, तो वापस से ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा रीजन में। बट इसको डिप्लोमेटिकली और सबके राइट्स को ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं तो इट कैन बी बेटर। तो करंट सीज फायर इज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब अभी जो सीज फायर हुआ है एक अपॉर्चुनिटी है कि चलो युद्ध रुक गया है तो रोक दो, अगर और ज़्यादा इसे बढ़ावा दिया जाता है तो ये और लंबे टाइम तक चलेगा। टू अवॉइड अनदर प्रोलॉन्ज्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड रीथिंक द रीजन्स फ्यूचर, मतलब क्योंकि देखिए लड़ाई अगर किसी भी जगह पे हो, कहीं पे भी हो, उससे कहीं फ़ायदा नहीं होता है। लोगों की जान जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, जो आपका पैसा किसी और काम में लग जाता था वो वॉर में लगता है, कई सारे इक्विपमेंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, और जो मेंटली जो मतलब वहाँ के जो लोग रहेंगे, जो भी सिटीजन्स रहेंगे, आसपास के नेशंस रहेंगे, मेंटली भी एक तरीके से क्या रहेगा, उनके ऊपर एक बर्डन रहेगा, मतलब वो अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएंगे अगर कहीं पे भी वॉर होती है। तो इट्स बेटर कि अगर सीज फायर हो गया है तो उससे वॉर को ख़त्म करे, ना कि वॉर बढ़ावा दे। तो दिस इज ऑल अबाउट रीसेट इन
वेस्ट एशिया, मतलब किस तरीके से वेस्ट एशिया बदल रहा है, रीसेट हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू वांट इट्स PDF, यू कैन ज्वाइन अवर चैनल SSB World FDA।